नमस्कार। आप सब लोगों का पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 11th की अकाउंट की क्लास में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ त्रिस्तंभी रोकड़ बही। इसके पूर्व के वीडियो में आप लोगों को मैंने सिंपल केस बुक 2 कॉलम केस बुक बताया था। तो 2 कॉलम केस बुक में 2 होता है, कैश प्लस डिस्काउंट, कैश प्लस बैंक और कैश एंड बैंक। तो आज हम जो सीख रहे हैं उसमें हमारा कैश एंड बैंक भी आ जाएगा और साथ में एक कॉलम हम लेके चलेंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाता है और त्रिस्तंभी बन जाता है। तो कैश और बैंक और त्रिस्तंभी रोकड़ बही लगभग दोनों में नियम समान है। केवल त्रिस्तंभी बही में साथ साथ में डिस्काउंट भी रहता है और कैश और बैंक में डिस्काउंट नहीं रहता है। तो आज हम देखते हैं त्रिस्तंभी रोकड़ बही। तो त्रिस्तंभी रोकड़ बही का जो प्रारूप होता है उसमें आपको डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर और अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं, जिसमें एक होता है डिस्काउंट का, दूसरा होता है कैश का और तीसरा होता है बैंक का। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड हो गया, उसी प्रकार क्रेडिट साइड में भी डेट का कॉलम होता है और पर्टिकुलर और एलएफ, वाउचर नंबर, अमाउंट के 3 कॉलम है, जिसमें पहला कॉलम आपका डिस्काउंट का है, दूसरा कैश का है और तीसरा किस चीज का बच्चों, बैंक का है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए, कैश का मतलब होता है तिजोरी। कैश का मतलब क्या होता है? व्यापारी की तिजोरी। व्यापारी की तिजोरी में सेल्फ में जितना पैसा रहता है उसका उल्लेख कहाँ रहता है? कैश बुक में रहता है। और बैंक कॉलम का मतलब होता है पासबुक। बैंक में जो आपने अकाउंट खोले हो, जहां से आपका बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जो भी बैंक ट्रांजेक्शन होता है बैंक आपको पासबुक में एंट्री करके देती है। तो पासबुक में जो दर्शाता है वो आपका क्या बताता है? बैंक में कितना पैसा है, कितना पैसा निकाल लिए हो। तो पासबुक का बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस और तिजोरी का बैलेंस मतलब कैश बैलेंस। तो मान लीजिए 1 तारीख को कंपनी के 1 तारीख की पोजीशन है इसके पास, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, हिंदी में बनाओगे तो शेष लागत लिखा जाता है। और आपके पास तिजोरी में इसके 15,000 रुपए जमा हैं। इसके तिजोरी में आज के तारीख में कितना रुपए है? 15,000 रुपए। अगर पासबुक में भी कैश एंड बैंक बता रहा है, क्या बता रहा है? कैश एंड बैंक मतलब आपका बैंक में जमा 10,000 रुपए, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बैंक में जमा है कितना। पासबुक बता रही है 1 तारीख को 10,000 रुपए बैंक में है, या कई बार बताती है बैंक अधिविकृत बताती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक से 10,000 रुपए ज्यादा निकाल के रखे हो, तो उस कंडीशन में ये यहां पे नहीं आएगा। उस कंडीशन में 1 तारीख को यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी शेष लाया गया और लिख करके बैंक के कॉलम में लिखा जाता है। बैंक के कॉलम में लिखेंगे 5,000 रुपए, मतलब इसने बैंक से 5,000 रुपए ज्यादा निकाल लिया है, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, अधिविकृत कहते हैं, बैंक का क्रेडिट शेष कहते हैं। तो यहाँ पे कहां लिखोगे उसको? क्रेडिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दिया होगा तो। अब उसके पश्चात हमारे व्यापारी का और क्या होता है, अपने ग्राहकों से कांटेक्ट होता है, ग्राहकों से क्या होता है, उसका व्यवहार होता है। तो कुछ व्यवहार वो नगद भी करता है, कुछ व्यवहार बैंक से भी करता है। किसी को चेक से भुगतान कर देता है, या किसी से हमको चेक प्राप्त हो जाता है, किसी को हम नगद देते हैं, किसी से नगद मिलता है। तो उसका यहाँ पे किस प्रकार अकाउंटिंग किया जाता है मैं आपको जनरल एंट्री के थ्रू आपको बता रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा और भविष्य में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख रहे हैं, बैंक में नगद जमा किया 5,000 रुपए, इसके तिजोरी में 15,000 रुपए था, तो उस 15,000 रुपए से 5,000 रुपए निकाला और अपने प्यून को बोला जाओ इसे बैंक में जमा करके आ जाओ। तो जैसे ही प्यून बैंक में जमा करेगा तुम्हारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक लेखा DR रोकड़ लेखे से। तो जैसे ही हम बैंक में पैसा जमा करेंगे
तो हमारा बैंक में पासबुक का बैलेंस 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा और ठीक उसी तारीख को तिजोरी में से 5,000 रुपए चला गया है, इसलिए कैश बुक में 5,000 रुपए का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका नियम है जिसका बैलेंस बढ़ेगा उसको आप लोग डेबिट में लिखेंगे और जिसका बैलेंस कम होगा उसको कहां लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। तो किसका बैलेंस बढ़ा है, बैंक का, तो बैंक के डेबिट में आएगा। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे 5,000 रुपए, यहां पे काउंटर एंट्री लिखते थे सी लिख देंगे और मान लो ट्रांजेक्शन नंबर 1 था, यहां 1 लिख दिए हमने और क्या जमा किया अपन ने, कैश। तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिख देंगे, रोकड़ लेखा लिख देंगे, सामने में सी लिख देंगे और बैंक के कॉलम में राशि लिखेंगे क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक उसी तारीख को 1 तारीख को ही हमारा उसी डेट को जिस दिन हमारा ये बैंक में जमा किए हैं, यहां लिखेंगे इसका अपोजिट बाई बैंक, क्योंकि हमारा कहां किसका बैलेंस कम हो रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है। तो कैश में क्या लिखेंगे, 5,000 रुपए। तो इस ट्रांजेक्शन की काउंटर एंट्री हुई है, प्रति प्रविष्टि हुई है, क्योंकि इसका व्यवहार दोनों में पड़ा है, कैश में भी पड़ा है, बैंक में भी पड़ा है। जब ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे उसी तारीख में कैश और बैंक दोनों प्रभावित होता है, दोनों इफेक्टेड होता है, तो उसको हम प्रति प्रविष्टि कहते हैं, काउंटर एंट्री कहते हैं। और काउंटर एंट्री में हमारा इसमें क्या हुआ, बैंक का बैलेंस 5,000 से इंक्रीज किया है और कैश का बैलेंस 5,000 से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक उसी प्रकार हमको बोलता है बैंक से कार्यालय उपयोग हेतु निकालने पर, तो बैंक से इसने ऑफिस यूज के लिए 2,000 निकाला। यहाँ 2 पर्पस होता है, एक हम अपने घर के उपयोग के लिए निकालते हैं तो मालिक के जेब में जाता है, और ऑफिस के लिए जब निकाल के लाते हैं तो तिजोरी में रखते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमको खर्च करना होता है खर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही कार्यालय से पैसा निकालेंगे, हमारा प्यून गया बैंक से पैसा निकाल के लाएगा, तो जैसे ही पैसा निकालेगा तो तिजोरी में रखेंगे, तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर। किसने दिया था, बैंक ने दिया था, तो बैंक से, तो उसी तारीख को हमारा क्या हो रहा है, जैसे ही उसने बैंक से पैसा निकाल के तिजोरी में रखा, कैश बुक में एंट्री किया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक पे बैंक क्या कर देगी, आपके खाते से उतना पैसा कम कर देगी, मतलब माइनस कर देगी, तो आपका बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए पैसा निकालोगे तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसका बैलेंस बढ़ गया, कैश का। कितने रुपए से बढ़ गया है, 2,000 से। या कैश में 2,000 लिखोगे, कहां से पैसा आया, बैंक से पैसा आया। ठीक उसी तारीख को अपोजिट साइड में यहां लिख देंगे, कैश लिखेंगे और आपका किसका बैलेंस कम हो गया, बैंक का, क्योंकि आपने बैंक से 2,000 रुपए निकाल लिए, तो बैंक का बैलेंस कम, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस ट्रांजेक्शन के लिए क्या हो रही है, काउंटर एंट्री हो रही है। तो हमारे बैंक से में नगद जमा करने पर और बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए निकालने पर, 2 कंडीशंस में हमारी क्या हो रही है, काउंटर एंट्री हो रही है। तीसरा ट्रांजेक्शन बोलता है बैंक से स्वयं के उपयोग के लिए निकाला 500 रुपए। कहां से निकाला, बैंक से निकाला है। कौन निकाला, स्वयं। स्वयं मतलब स्वामी होता है। जब स्वामी पैसा निकालता है तो क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स लिखते हैं। ड्रॉइंग्स लेखा या आहरण लेखा डीआर, और कहां से निकाला, बैंक से, तो किसका बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक से कम हो जाएगा। देने वाली कौन है, बैंक है, तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक का, खाली बैंक का अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। कितने रुपए से कम हो रहा है, 500 रुपए से कम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ड्रॉइंग, क्योंकि स्वामी ने निकाला है, ड्रॉइंग्स लिख देंगे। काउंटर एंट्री इसकी नहीं होगी, खाली एक ही पक्ष पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, तो वो हमको या तो नगद पैसा देते हैं या चेक के थ्रू देते हैं। नगद देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बोल देता है हमको मोहन से नगद मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां लिख देंगे टू मोहन, और मोहन से नगद मिला है तो नगद के कॉलम में लिख दोगे आप। नगद बिक्री की बोलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां लिख देंगे नगद विक्रय। विक्रय से सेल्स लिख देंगे, और डायरेक्ट हमको क्या हुआ था, नगद बेचे थे तो नगद में आ जाएगा। तो अगर नगद में हमको बेच रहे हैं, अगर सामने वाला नगद पैसा दे रहा है, तो आप किससे मिला है, कितना रुपए मिला है लिख देंगे। लेकिन अगर आपको चेक से कोई कंज्यूमर पेमेंट करता है,
आपको चेक से राशि प्राप्त होती है तो उस समय हमको विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो चेक प्राप्त होता है, चेक से हम व्यवहार करेंगे तो चेक हमको दो प्रकार के चेक होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी चेक होता है और एक होता है क्रॉस चेक होता है। ऑर्डिनरी चेक जो हमारे बोर्ड में हमारा बनाया हूं मैंने, यूको बैंक रायपुर, डेट और पे टू किस पार्टी के नाम से चेक काटा जा रहा है, अमाउंट कितने रुपए का आप काट रहे हो वर्ड में, शब्दों में, और जिस पार्टी का चेक है आप उसका अकाउंट नंबर प्रिंटेड रहता है और वो अपनी सिग्नेचर करता है। जैसे मान लीजिए मेरे कंज्यूमर ने मेरे नाम से चेक काट के दिया, तो मेरे नाम से चेक काटा होगा तो उसमें लिख दिया है पे टू अशोक और अमाउंट कितनी थी 1000, यहां लिख दिया 1000 ओनली, और उसने अपना अकाउंट नंबर लिखा था और अपना वो साइन करके चेक मुझे दे दिया। तो जैसे ही मुझे चेक मिला है तो यह ऑर्डिनरी चेक है। अब इस चेक में एक सुविधा यह है कि मैं यूको बैंक के ब्रांच में जाऊंगा और काउंटर में इस चेक को दूंगा, कैश काउंटर में, तो सामने वाला वहां क्लर्क बैठा रहता है, वो बोलेगा आप काम कीजिए, पीछे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, नाम लिख दीजिए, अब मुझे पैसा दे देगा। उसने ये नहीं पूछा तुम अशोक हो कि कौन हो। मेरा बेटा गया तो मेरे बेटे को भी पैसा दे दिया, मैंने प्यून को भेजा तो प्यून को भी पैसा दे दिया। अगर ये चेक मेरे रास्ते में जाते जाते गिर गया और जिस व्यक्ति को चेक मिला वो भी बैंक गया, काउंटर में दिया, बैंक ने उसको पेमेंट कर दी। तो एक प्रकार से सिंपल चेक को हम कैश मानते हैं, नगद मानते हैं, क्योंकि इसको नगद के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। एक पार्टी आई पैसा मांगने के लिए, मैं बोला भाई मेरे पास नगद पैसा नहीं है, अशोक के मेरे नाम से एक चेक प्राप्त हुआ है, आप चाहे तो मैं आपके नाम पे कर देता हूं। उसको मैंने चेक दे दिया, वो जाके बैंक से पैसा ले लिया। तो ऑर्डिनरी चेक में बैंक किसी को भी भुगतान कर सकती है। तो अब इसी में अगर हमें 2 लाइन खींच दे या इसमें एंड अकाउंट लिखा रहता है या 2 लाइन खींच दे तो इसको बोलते हैं क्रॉस चेक, बोलते हैं रेखांकित चेक बोलते हैं। अब मान लीजिए आपने मेरे को क्रॉस चेक दी हो, तो अब मैं बैंक जाऊंगा काउंटर में तो बैंक मुझे पेमेंट नहीं करेगी, मुझे पूछ रही है तुम्हारा आपका अकाउंट है क्या, मैं बोला मेरा यूको बैंक में अकाउंट नहीं है, मेरा स्टेट बैंक में है। तो बैंक बोलती जाके आप अपने स्टेट बैंक में जमा कर दो, वहां से चेक हमारे बैंक में आएगा, हम पेमेंट कर देंगे, आपको बैंक से पैसा मिलेगा। मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके बैंक को पैसा मिलेगा जहां आपका अकाउंट है। जो चेक गुम गया तो जिस व्यक्ति को मिलेगा उसको भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम तो अशोक कोटभरे नहीं है, क्योंकि उसको अशोक कोटभरे होगा, उसको अकाउंट खुलाना पड़ेगा, उसको आईडी देना पड़ेगा, वो आईडी कहां लाएगा, कहां से लाएगा। तो इसका मतलब चेक की कोई वैल्यू उसके लिए नहीं है। तो क्रॉस चेक होने से बैंक में काउंटर में पेमेंट नहीं होता है, जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति के खाते में वो पैसा जाता है। तो वही मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे, जैसे को बोलता है मोहन से 4900 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और बट्टा दिया, तो यहाँ चेक प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ बोला है कि क्रॉस चेक मिला है, नहीं बोला है, मतलब ऑर्डिनरी चेक है। और ऑर्डिनरी चेक को हमारे व्यापार की भाषा में कैश माना जाता है, नगद माना जाता है, और नगद के रूप में हम स्वीकार करेंगे तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट भी दे रहा हमने यार, डिस्काउंट दिया पूरा 100 रुपए, तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू मोहन। तो यहां मोहन से 4900 का चेक मिला और इस तरह से हमको उसको 5000 रुपए लेना था, लेकिन हमको 4900 रुपए दिया। तो यहां पे हम लिख देंगे आइटम नंबर हमारा रिसीव चेक वाला है, यहां पे लिख देंगे टू मोहन, और सामने वाले ने हमको चेक दिया है लेकिन कैश के कॉलम में लिखा जाएगा क्योंकि इसको नगद मानते हैं, और साथ में उसने 100 रुपए छोड़ दिया है, इसलिए सामने वाले डिस्काउंट के कॉलम में क्या लिख दोगे आप, 100 रुपए लिख दोगे। अगला ट्रांजेक्शन बोलता है राजेश से 3000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा किए। अगर हमको राजेश से ऑर्डिनरी चेक ही मिला है, मैं चाहता तो बैंक से पैसा ले आता, लेकिन मुझे पैसे की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो खर्चा हो जाएगा, क्योंकि कैश में हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने उसको ले जाकर तुरंत बैंक में जमा कर दिए, जैसे रुपए जमा करते हैं। तो इसका मतलब उसका पैसा हमको, राजेश का पैसा मुझे तो नहीं मिला, मेरी ओर से कौन लिया होगा, बैंक ने ली होगी, क्योंकि मेरे खाते में गया है, इसलिए यहां पे किसने स्वीकार किया, बैंक ने। तो इसलिए बैंक अकाउंट दिया टू राजेश।
तो इस तरह से यहाँ पे 3,000 रुपए का चेक जो राजेश से मिला है ना, और चाहते तो हम नगद कर सकते थे, लेकिन हमको पैसे की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने उसको बैंक में रख दिए। तो हमारी ओर से कौन रिसीव किया है? बैंक ने रिसीव किया है। इसलिए यहां पर आ जाएगा राजेश आएगा और बैंक के कॉलम में राशि लिखेंगे, क्योंकि ये चेक कहां जमा हो गया है? बैंक में जमा हो गया, हमने इसको इनकेस नहीं कराए हैं। ठीक, उसके बोलता है श्याम से रेखांकित चेक प्राप्त हुआ। यहां पे पार्टी ने ऑलरेडी हमको क्रॉस चेक करके दे दी है, तब ऐसी स्थिति में हम तो उसको नगद कर ही नहीं सकते हैं, हमको हर कंडीशन में बैंक में जमा ही करना पड़ेगा। हमारी ओर से कौन रिसीव करेगा? बैंक रिसीव करेगी। तो बैंक अकाउंट DR टू श्याम, और कितने का? 2,000 रुपए का चेक हमको श्याम से मिला था। तो ऐसी स्थिति में हमारा यहां जाएगा टू श्याम आएगा और बैंक के कॉलम में राशि आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पैसा कौन रिसीव कर रहा है? बैंक ही रिसीव करेगी, हमको ये पैसा नहीं मिलेगा। अब उसके पश्चात हमारा अगला ट्रांजेक्शन होता है पुराना चेक, बैक डेट चेक, बैंक में जमा किया। अब हुआ क्या? ये जो मोहन से हमको चेक मिला था, ये घटना है, रियल घटना है, मान लीजिए हमारे कार्यालय की घटना है, शुक्रवार का दिन था। जैसे ही हमको मोहन से चेक मिला तो हमारे कैशियर ने उसको कैश के रूप में रिसीव कर लिया और अपने प्यून को बोला, एक काम करो, तुम लंच में खाना खाने जब घर जाओगे तो आते आते या जाते जाते तुम इस चेक को बैंक से नगद करा के ले आना, पैसा लेके आ जाना। वो एस सर बोला और चला गया। किसी कारणवश उसके घर में काम पड़ गया तो सेकंड हाफ में वो वापिस नहीं आया। तो कैशियर मान के चल रहा है कि 4,900 रुपए किसके पास रखा हुआ है? प्यून के पास रखा हुआ है, और उसने कैश बुक में एंट्री भी कर दी। सेकंड सैटरडे पड़ गया, छुट्टी पड़ गई, फिर संडे पड़ गया, छुट्टी हो गई, बैंक भी बंद था, सब बंद था, छुट्टी हो गई, ऑफिस बंद था। जैसी मंडे को प्यून जब ऑफिस आया तो सबसे पहले कैशियर ने पूछा कि भाई तुम चेक लेके गए थे, उसका पैसा मुझे दे दो। तो प्यून कहता है कि सर मैं चेक ले जाना भूल गया था। तो मतलब आपने इसको तो नगद के रूप में लिख डाले हो कैश में, जबकि वास्तव में नगद हुआ ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस चेक को आप 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप क्या करोगे? बैंक में जमा करोगे। तो ऐसी स्थिति में वो चेक क्या हो गया? ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, बैक डेट हो गया। तो क्योंकि हमको डेट की वैलिडिटी जो रहती है, इसमें 3 महीने की डेट रहती है, 3 महीने तक आप कभी भी आप इनकेस करा सकते हो, कभी भी बैंक में जमा करा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए चेक क्या हो गया? पुराना हो गया, क्योंकि 3 दिन पहले का था। तो जब कभी भी पुराने चेक को बैंक में जमा करोगे तो उस समय हमको एंट्री करना पड़ेगा नगद जमा करने की, क्योंकि उसको नगद के रूप में लिए थे। तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट लिख करके यही 4,900 रुपए की जो राशि थी वो आएगी। तो यहां पे आपने जमा किए श्याम के चेक को बैंक में, लेकिन एंट्री क्या कर रहे हैं? बैंक में कैश जमा करने की, क्योंकि आपने उसको पहले कैश के रूप में रिसीव कर चुके हो। तो इस तरह से आपकी इसकी भी क्या होगी? कांट्रा एंट्री होगी। इससे भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक के कॉलम में आएगा यहाँ पे 4,900 रुपए, सी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या जमा किए? कैश जमा किए। और ठीक इसके अपोजिट में आएगा, यहां पे लिखेंगे बाई बैंक और काउंटर एंट्री लिखेंगे। कैश में आपको क्या लिखना पड़ेगा? राशि लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने आप पूरा एडजस्टमेंट हो गया। यहां पे देखो आपने कैश के रूप में रिसीव किया और यहां पे आपने कैश के रूप में चला गया। तो कैश आया 4,900 रुपए आया और 4,900 रुपए गया। इसका मतलब आपका कैश का हिसाब बराबर हो गया। केवल आपका चेक 4,900 रुपए का बैंक में जमा हुआ है, तो आपका बैंक बैलेंस 4,900 से क्या हो गया है? बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ऑटोमेटिक अपने आप सब एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब कभी भी पुराना चेक बैंक में जमा करोगे तो उस समय आप काउंटर एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR टू कैश 4,900 रुपए की। ओके,
उसके बाद हमको एक कहता है श्याम का जमा चेक अनादरित हो गया, चेक का बाउंस हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना। हमने ये जो श्याम का चेक हमने 2000 रुपए का बैंक में जमा किए थे, क्योंकि क्रॉस चेक था, नगद तो मिला नहीं था, हमने बैंक में जमा करके आ गए। 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद बैंक गए, पासबुक में हमने एंट्री करवाए तो पासबुक में हमारा 2000 रुपए नहीं आया। तो वहां जो क्लर्क बैठा था उसको बोले भैया हमने 2000 रुपए का चेक जमा किए थे 5 दिन पहले, इसमें दिखा नहीं रहा है। तो उसने रजिस्टर निकाल के बताया कि जो श्याम का जो चेक था वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, क्योंकि श्याम के खाते में पैसा नहीं था, श्याम के खाते में पैसा नहीं था, इसलिए बैंक में आपके खाते में पैसा नहीं आया। तब ऐसी स्थिति में हो सकता है अगर हम रिपोर्ट कर दें तो श्याम को क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है, क्योंकि उसके खाते में पैसा नहीं था फिर भी उसने हमको चेक काट दिया। इसका मतलब हमने हमारे साथ क्या किया, उसने 420 का काम किया है, 420 का काम किया है। तब ऐसी स्थिति में बैंक को चेक मुझे वापस कर देगी और मैं उस चेक को ले जाके किसको वापस करूंगा, श्याम को बोलूंगा भैया श्याम भैया ये आप अपना चेक रखो, चुपचाप मुझे नगद पैसा दे दो। तो हम किसको वापस करेंगे, श्याम को करेंगे। तो श्याम पाने वाला हो गया, तो श्याम का लेखा डीआर हो जाएगा। और किसने वापस की चेक, बैंक ने वापस की, तो बैंक देने वाली है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में जब कभी भी चेक डिसऑनर होता है तो क्रेडिट साइड में पार्टी का नाम लिखा जाएगा और बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि जो बैंक में हमने श्याम का चेक जमा किए थे वो चेक बाउंस होके क्या हो गया, वापस आ गया। तो ये तो हमने क्या देखे बच्चों, चेक जब हमको प्राप्त हो रहा था। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक से भुगतान भी करते हैं। तो जब हम चेक से भुगतान करेंगे तो किस प्रकार की एंट्रियां पास की जाएगी, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि बैंक से चेक द्वारा भुगतान करने पर, चेक द्वारा भुगतान करने पर, तो यहां पे आप चेक से भुगतान करोगे तो चाहे साधारण चेक से भुगतान करो चाहे क्रॉस चेक से भुगतान करो, हर कंडीशन में आपके जेब से, कैशियर के तिजोरी से पैसा नहीं जाएगा। कहां से पैसा जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा। इसलिए भुगतान करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साधारण चेक है कि सिंपल चेक, कोई भी चेक से आप पेमेंट करोगे बैंक का ही बैलेंस कम होता है। जैसे आपको यहां कह रहा है नरेश को चेक से भुगतान किया 2000 रुपए, तो यहां पाने वाला कौन हो गया, नरेश। तो नरेश क्या होगा, डीआर, आपने चेक से पेमेंट की हो इसलिए क्या हो जाएगा, टू बैंक। तो यहां पे आपका आ जाएगा बोला 2000। हो सकता है यहां पे हमको बोलता है नरेश को चेक से भुगतान किया 1950 रुपए और बट्टा मिला 50 रुपए, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, नरेश का लेखा डीआर और टू बैंक, और टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमको 1950 रुपए दिए, 50 रुपए डिस्काउंट मिला और नरेश को कितना देना था, 2000 रुपए। तो क्या एंट्री बनी, नरेश अकाउंट डीआर टू बैंक। अगर डिस्काउंट साथ में है तो डिस्काउंट भी आ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में यहां पे हम लिख देंगे बाई नरेश, और क्या किसमें दिए, अपने चेक से दिए तो 1950 रुपए और डिस्काउंट में कितना जाएगा, 50 रुपए। अगर नगद दिए होते टू रोकड़ आता, बैंक के रोकड़ के कॉलम में राशि आ जाती। कई बार क्या होता है हम अपने कर्मचारी को या अपने मकान मालिक को किराया भी हम चेक से देते हैं, तो हमको यहां बता रहा है किराया चेक से चुकाया 2000 रुपए। तो क्या एंट्री बनती है इसकी, रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, किराया लेखा डीआर बैंक लेखे से। तो आपके पास से क्या जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाई रेंट, किसके कॉलम में आ जाएगा, रेंट का आपने किससे दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो। अगर आपने सैलरी दिया बोलता है वेतन चुकाया, वेतन चुकाया नगद बोल दिया, तो नगद चुकाओगे तो यहां क्या आएगा भाई, सैलरी किसके कॉलम में आ जाएगा, कैश के कॉलम में आएगा।
तो नगद भुगतान करोगे तो रोकड़ के कॉलम में, चेक से भुगतान करोगे तो बैंक के कॉलम में। बस इतना ही ध्यान रखना है, भुगतान करते समय विशेष नहीं। हाँ, चेक जब रिसीव होता है तब आपको विशेष ध्यान देना है, जो मैं 4 कंडीशन आपको बताया हूं। उसके बाद क्या होता है, बैंक जो है सैलरी अकाउंट DR2 कैश हुआ था इसका, है ना, हमको बोलता है बैंक द्वारा जमा पर ब्याज प्राप्त होने पर हमको क्या मिला, बैंक से हमारे पास बैंक में खाते में पैसा जमा है तो बैंक हमको क्या ब्याज देती है। तो जैसे ही ब्याज देगी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू इंटरेस्ट, तो 1000 रुपये आपको क्या मिला, ब्याज मिला है, तो उसका डेबिट में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट और बैंक के कॉलम में क्या आएगा, 1000 आएगा। बैंक द्वारा चार्जेस लगाने पर, बैंक चार्जेस या बैंक व्यय लेने पर, बैंक बहुत सारे चार्जेस लेती है। अगर आपने बैंक से एटीएम की फैसिलिटी ली हो तो आपका साल का 50 रुपए एटीएम का काटेगी। अगर आपने बैंक से लॉकर लिए हो तो उसका 1500 रुपए लेती है। बैंक से अगर आप चेक आप क्या बनाते हो, कोई ड्रॉप बनवाते हो तो कमीशन लेती है। तो बैंक बहुत सारे चार्जेस लेती है। जब भी आपके खाते में चार्ज करती है तुरंत उतना पैसा कम कर देती है। तो उसकी हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR2 बैंक चार्जेस अकाउंट DR2। तो बैंक चार्जेस अकाउंट DR2 बैंक हो जाएगा, तो टू बैंक, तो यहां पे आ जाएगा 500 रुपए। तो आपका बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आपका आएगा बैंक चार्जेस। और इस तरह से आपका बैंक बैलेंस कितने रुपए से कम हो जाएगा, 500 रुपए से कम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों बैंक का ट्रांजेक्शन और कैश का ट्रांजेक्शन और डिस्काउंट का हमारा ट्रांजेक्शन होता है। जब सभी हमारी एंट्रियां बन जाती है तो उसके बाद इनका अकाउंट क्लोज किया जाता है। तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखेंगे बड़ा टोटल किधर का आ रहा है, तो हमारा कैश का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो 15 2 17 17 और 1 18 18 और 2 20 20 24,900। और इधर का टोटल आ रहा है 5 4 9,000 10,000 10,900। तो 24,000 में से 10,900 घटा दोगे तो 10,000 24 तो आपका जाएगा 14,000 रुपये आएगा। तो 14,000 रुपये हमारा क्या बता रहा है, आपका कैश बैलेंस, मतलब बता रहा है तिजोरी में अभी भी आपके पास नगद पैसा है। और इसका टोटल भी इधर ही ज्यादा दिखा रहा है, तो आपका बैलेंस एक ट्रिपल हो गया होगा, 5 3 8 2 10 और 11 11 4 15,900। इधर का टोटल आ रहा है आपका 5 2 7 2 9 2 11 11 और 1 12 12 और 13,950 है ना। तो 13,950 हमारा है, इसको भी हम डिस्काउंट निकाल देंगे तो मान लो आपका 3,950 आया। तो इस तरह से 15,900। तो ये बता रहा है। और डिस्काउंट का हमेशा क्या किया जाता है, खाली टोटल करते हैं, इसका अंतर नहीं निकालते हैं। तो ये जो आया है इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD, शेष ले गया। अभी आपके पास पोजीशन है कि 14,000 तिजोरी में कैश है और 3,950 रुपए आपका बैंक में अभी जमा है। तो नेक्स्ट 1 तारीख को, तो इस तरह से आपका क्या आएगा, आपका आएगा बच्चों, तो ये 3 कॉलम कैश बुक प्लस कैश और बैंक होगा। तो केवल एक डिस्काउंट बस नहीं आएगा, बाकी सेम नियम से आपका कैश और बैंक भी बनता है। तो बच्चों ये था आपका ट्रिपल कॉलम केस बुक, और इसका एक आपका पेटी केस बुक बचा हुआ है जो अगले वीडियोस पे आपको मिलेगा। और उसके पश्चात आपको ट्रायल बैलेंस बताएंगे। तो ये कंटिन्यूस आपका सीरीज चलेगी। तो इसलिए आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से आपके मोबाइल में इसकी सूचना आएगी कि ये वीडियो इशू हुआ है।
तो इसलिए तुरंत इसको आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।